तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-126 पिशाचों की एंट्री। दिन ढल चुका था और चारों ओर रात ने अपना डेरा डालना शुरू किया था। एक बेहद खूबसूरत लड़की और एक लड़का हाईवे की बगल से बंद पड़ी स्कूटी को धकेलते हुए आगे जा रहे थे। अद्विका शौर्य से कहती है, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले इसे लेकर चली जाऊंगी। नहीं मैडम, रात का समय है, भले आपके पास आपका हथियार है पर वो भी ज्यादा लोगों के सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। शौर्य ने चिंता करते हुए अद्विका से कहा। ये सुनकर अद्विका आगे कुछ नहीं बोली और शौर्य को उसकी स्कूटी को धक्का देने दिया। रास्ते में दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की। बस अद्विका ने उसे सिर्फ उसके रहने को जगह का असली ठिकाना बता दिया था। चलते चलते शौर्य और अद्विका 20 मिनट बाद एक रिहायशी इलाके में आ गए। ये इलाका किसी स्लम एरिया से कम नहीं था। यहाँ ज्यादातर मोल मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। शौर्य ने भी रिहायशी इलाके में अद्विका के साथ जाने की बजाय बाहर से ही वापस जाने की सोची और वह रुक गया। उसने स्कूटी को स्टैंड पर लगाया और अद्विका से बोला, अद्विका जी, लगता है आपका घर यहाँ से दूर नहीं है, तो मैं अब चलता हूँ। अद्विका ने भी शौर्य को रोकने की जिद नहीं की और वो वहां से निकल गई। शौर्य ने एक मुस्कान के साथ उस लड़की को जाते हुए देखा और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक छलांग लगाई जो कई मीटर ऊंची थी। हवा में ऊपर जाते ही वह लिटवार पर सवार होकर तुरंत अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और वापस अपने घर चला गया। शौर्य इस वक्त अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं पर रह रहकर उसके दिल में बने रिश्तों के जख्म भरते हुए नजर आ रहे थे। शौर्य अपने घर पर जब पहुंचा तो उसे विराज का फोन आया। इस वक्त विराज के आवाज में चिंता थी। भाई, कहाँ है तू? अगर हो सके तो तू जल्दी स्टेशन आ जा। यहाँ इशिका को एक अजीब सा केस मिला है। ये सुनकर शौर्य तुरंत अपने घर से बाहर आते हुए बोला, मैं 2 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। अगले कुछ ही मिनट में शौर्य पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। शौर्य फिर अंदर विराज के केबिन के बारे में पूछते हुए उसके पास पहुंच गया। इस वक्त पुलिस की टीम और इशिका वहां विराज के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। शौर्य ने आते ही विराज से पूछा, क्या हुआ भाई? सुबह तक तो ठीक था सब कुछ, अब क्या हुआ? तभी विराज ने टेबल पर रखा हुआ एनवेल्प शौर्य के हाथ में दिया और बोला, पहले इसके अंदर की तस्वीरें देखो, फिर मैं बाकी की कहानी बताऊंगा। शौर्य ने भी तुरंत वह एनवेल्प खोला और तस्वीरें देखने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग जो कि दिखने में अंग्रेजों जैसे थे और उन्होंने इंसानों को गर्दन पर काटा और कुछ ही देर में इंसान जिसे काटा गया था उसका पूरा का पूरा शरीर किसी सूखी लाश में बदल गया था। इन तस्वीरों में ऐसी हरकत करने वाले 7 लोग थे। उनकी अलग अलग जगहों से सीसीटीवी का इस्तेमाल करके फोटो निकाली। शौर्य ने सारी तस्वीरें देख ली और बोला, ये तो फिल्मों में दिखाए जाने वाले वैम्पायर की तरह लोगों का खून चूस रहे हैं और फिर उन्हें मार रहे हैं। इस बात पर इशिका बोली, हाँ तुमने एकदम सही कहा, और आज दोपहर को हमारे टीम के एक मेंबर को इन 7 लोगों के ठिकाने का पता चला तो मैं और मेरी टीम वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद जो हमारे साथ हुआ वह शब्दों में बयां होना कठिन था। उन लोगों ने पाया कि उस जगह हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी और कई लोगों की लाशें भी हमें वहां पर मिली थी। हमने उस जगह को तुरंत सील कर दिया है, पर वो 7 लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए। उनकी ताकत बहुत भयानक थी, वे लोग एक छलांग में 20 से 30 मीटर जा सकते थे और जब हमने उन पर गोली चलाई तो उन पर कोई असर नहीं हुआ था। शौर्य ने सारी बात सुनी और फिर सिस्टम से बोला, सिस्टम तुम्हें क्या लगता है? इस पर सिस्टम अपने अंदाज में बोली, इसमें लगने वाली क्या बात है लाले की जान, वो सब लोग रक्त पिशाच है। इन पुलिस वालों को इनसे दूर रहने के लिए कह दो। उनसे निपटना इनके बस की बात नहीं है। मैं उन्हें तब तक ट्रैक करती हूँ। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने एक बार इशिका और विराज को देखा और बोला, मुझे लगता है कि ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। तुम लोग अब इस केस से पीछे हट जाओ क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये रक्त पिशाच है। इनके पास पावर्स है और उनकी ताकत का अंदाजा मैं सिर्फ तुम्हारे बातों से नहीं लगा सकता। शौर्य की बात सुनकर विराज और ऋषिका नाराज हो गए। विराज शौर्य को देखकर बोला, चाहे सामने कोई भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे और मासूम लोगों की जान दांव पर नहीं लगाएंगे। हमें उन्हें खत्म करना ही होगा किसी भी तरह से।
ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई मैंने तुम्हें पीछे हटने कहा है क्योंकि अब मैं ये कैसे खुद हैंडल करूंगा। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। ये लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं इस हैंडल कर रहा हूं तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के दिमाग में सुनाई दी, होस्ट वे लोग मुझे मिल गए हैं। लेकिन ये सब लोग सिर्फ 7 नहीं है बल्कि कुल मिलाकर 50 की एक छोटी टीम है। ये लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये लोग भारत में 2 दिन पहले दाखिल हुए हैं। उनकी सारी जानकारी तुम्हारे डिवाइस पर ट्रांसफर कर दी है। पर मुझे अब इसके बदले आज स्वीट्स खाने हैं। ये सुनकर शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और मन में बोला, सिस्टम तुम बहुत क्यूट और स्मार्ट हो और ऊपर से बहुत स्वीट हो, और अब और स्वीट खाओगी तो ज्यादा स्वीट हो जाओगी ना। ये सुनकर सिस्टम इतराते हुए बोली, बहाना बनाना बंद करो और मुझे स्वीट्स दे दो, वरना इसके बाद मैं तुम्हें कभी मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर शौर्य ने हार मानते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी दादी अब नाराज मत हो, दे दूंगा तुम्हें मैं स्वीट्स। तभी शौर्य का मोबाइल बजा और उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का मैसेज आया। शौर्य ने तुरंत उसे पढ़ना चालू किया। उसके बाद उसे कई बातें पता चली। ये सारे पिशाच यूरोप से आए हुए थे। ये सभी लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं। अगर ये ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में रहेंगे तो उन्हें ज्यादा इंसानी खून की जरूरत होती है। रक्त पिशाचों को उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दिन में आम इंसानों की तरह बाहर घूमते हैं। लेकिन तम पिशाच जो इनसे निचले होते हैं वे सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। इन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इन रक्त पिशाचों के भी स्तर होते हैं उनके खून की शुद्धि के आधार पर। सामंत स्टार के पिशाच अनाहत चक्र के योद्धा के बराबर ताकत रखते हैं। उसके ऊपर होते हैं पिशाच राज। ये पिशाच विशुद्ध चक्र के योद्धा के बराबर होते हैं। इनका खून अधिक शुद्ध होता है। इनके बाद आता है पिशाच सम्राट जो सहस्त्रार चक्र के योद्धा के बराबर होता है और अपना रूप और आकार बदलने में माहिर होता है। शौर्य ने जानकारी पढ़ने के बाद अपना फोन पॉकेट में डाल दिया और फिर उन लोगों के स्थान सिस्टम के मदद से मार्क कर लिए। तभी शौर्य एक बार विराज की ओर देखकर बोला, भाई क्या आज एक बार फिर सैर पर चलोगे, इसमें बड़ा मजा आने वाला है। विराज ने ये सुना तो पहले वह उत्साहित हुआ, लेकिन उसका उत्साह तुरंत उतर गया क्योंकि उसे वह भयानक मंजर उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपना सिर न में हिलाया और पीछे हट गया। शौर्य उसे फिर फोर्स नहीं किया, वह तुरंत वहां से निकल गया। बाहर आते ही अंदरी रात में शौर्य तलवार पर सवार होकर पिशाचों के शिकार पर निकल गया। शौर्य उड़ते हुए मुंबई शहर से बाहर निकल गया। शहरों की गजबजाहट से दूर ग्रामीण इलाके अब शौर्य के सामने आने लगे। ये इलाके घनी झाड़ियों से घिरे हुए थे और इन्हीं जंगलों में उन पिशाचों की लोकेशन दिखाई देने लगी थी। इस वक्त पिशाच यहाँ छुप गए थे क्योंकि ये बरसात का मौसम था और झाड़ियों में ठंड थी जो उनके लिए सही थी। पिशाच दिखने में यूरोपियन लोगों की तरह एकदम गोरे थे, तो वे लोग यहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच घुल नहीं सकते थे। ऊपर से भारत में अंग्रेजों ने जो किया था, इस वजह से आज भी भारत के लोग उनसे नफरत करते थे। तभी दूसरी ओर जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर बने घर के अंदर एक सामंत स्टार का पिशाच सामने खड़े उसके साथियों से कहता है, क्या हुआ उस आदमी का जिसे मालिक ने हमें ढूंढने भेजा था? तुम एक मामूली इंसान को ट्रैक नहीं कर सके। तभी एक रक्त पिशाच कहता है, लॉर्ड ऐसी बात नहीं है, पर वह इंसान आम लोगों की तरह है और न ही उसकी गंध हमारे पास है जिससे हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमने सिर्फ उन हादसों से जुड़े लोगों के आसपास ही खोज की है, लेकिन आज दोपहर हमें यहाँ के पुलिस वालों ने ढूंढ लिया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम वहां से भाग निकले। उसकी बात सुनकर वह सामंत रैंक का पिशाच बौखला गया और उसने उस रक्त पिशाच को गले पकड़कर उठा लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। वह रक्त पिशाच झटपटाने लगा, पर कुछ ही देर में उसका शरीर एक लाल रंग की धुंध में बदल गया और वह खत्म हो गया। उसके बाद वह पिशाच बाकी पिशाचों को देखकर बोला, मैं तुम लोगों को अब आखिरी मौका देता हूं, जब तक तुम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक वापस मत आना। तभी बाहर से आवाज आई, क्या बात है? यहाँ तो पिशाचों की मीटिंग हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, चलो मेरा काम हल्का हो गया। जब पिशाचों ने देखा कि एक 20 साल के आसपास का लड़का बारिश में भीगता हुआ अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए किसी फिल्मी हीरो की तरह उस कमरे में दाखिल हुआ, उस घने अंधेरे में शौर्य के शरीर से निकलने वाली आभा चमक रही थी। वो पिशाच शौर्य को एकदम अच्छे से देख पा रहे थे। शौर्य ने आते ही उन लोगों को देखा और बोला, हेलो एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो विच लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड।
ये सुनकर वह सामंत पिशाच बोला, हमें हिंदी भी आती है, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ मत। उस पिशाच की इतनी अच्छी हिंदी सुनकर शौर्य उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, वो क्या है ना चाचा, जानकर अच्छा लगा कि तुझे हिंदी समझ आती है। चल तो फिर मुझे तुझे समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने उन मासूम लोगों को क्यों मारा। वो क्या है ना कि मेरा एक नियम है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसे ताकतवर लोगों के साथ आजमाओ, कमजोरों में क्या रखा है। लेकिन तुम लोग ताकतवर तो हो, पर तुमने अपनी ताकत कमजोरों पर आजमाई, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शौर्य की बात सुनकर वह सामंत बोला, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम फिर अपनी ताकत तुम पर आजमा लेंगे। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, ये हुई न समझदार चाचा वाली बात। तभी सारे रक्त पिशाच शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। शौर्य ने भी अपनी तलवार बाहर निकाली। तभी रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर मुझे इन लोगों से घिन आती है, मैं इनका खून और लाइफ एसेंस नहीं चाहती, तो आप इन्हें मेरे अग्निरूप का उपयोग करके इन्हें सीधा भस्म कर दो। शौर्य ने भी तुरंत अग्नि आवाहन मंत्र बोलना शुरू किया और देखते ही देखते तलवार की लाल सतह आग की तरह गहरे नारंगी रंग में रंग गई और उससे एक तेज गर्मी निकलने लगी। तभी शौर्य पर उन पिशाचों ने अपने नाखून बड़े कर दिए और एमसीडी ही उनके दांत उनके ओंठों से धीरे धीरे बाहर आ गए। उन पिशाचों ने किसी जानवर की तरह शौर्य पर झपटा मार दिया, मगर वे लोग शौर्य के पास पहुंच पाते उसके पहले ही शौर्य ने अपनी तलवार गोल घुमाते हुए चला दी। उसके इतना करते ही वो पिशाच हवा में ही किसी जलते कोयले की तरह राख में बदल गए। शौर्य ने फिर अपने कदम आगे बढ़ाया और उन पिशाचों को बिना रुके काटने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ इन पिशाचों के शरीर की राख फैल गई थी। शौर्य ने अपनी तलवार को झटका और वह आराम से उस सामंत पिशाच की ओर जाने लगा। सामंत पिशाच इस वक्त भी एकदम शांत था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। शौर्य जब उसके सामने पहुंचा तो वह आगे की तरफ झुक गया और उसने अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैला दिया। उसके ऐसा करते ही उसके पीठ से हड्डियां चिटकने की आवाज हुई और दो विशालकाय पंख बाहर निकल आए। सामंत पिशाच अब दो पंखों का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर शौर्य की ओर झपट पड़ा। शौर्य ने भी ऊपर एक जोरदार छलांग मारी और दोनों हवा में एक दूसरे से टकरा गए। टकराव होते ही सामंत पिशाच दुगनी रफ्तार से वापस पीछे की ओर उड़ गया और शौर्य वही हवा में रह गया। इतनी देर से जो सामंत पिशाच अपनी ताकत पर भरोसा करके शौर्य के खिलाफ लड़ने के सपने देख रहा था, वह अब किसी कटी पतंग की तरह पीछे उड़कर उस पुरानी दीवार में धंस चुका था। शौर्य ने तुरंत उसके पास जाकर अपनी तलवार उस पिशाच के गर्दन पर रख दी। पिशाच इस वक्त अजीब सी आवाज निकालकर चिल्ला रहा था। शौर्य ने फिर धीमी आवाज में उस पिशाच से पूछा, तो चाचा अब बता कि तुम लोग यहाँ हमारे देश में क्या कर रहे हो। ये सुनकर वह पिशाच और ज्यादा गुस्सा हो गया और शौर्य को गुस्से से देखते हुए बोला, तेरी औकात नहीं मुझसे सवाल करने की, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे पिशाच सम्राट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी गंध पहले ही अब तक उनके पास पहुंच चुकी होगी। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शौर्य ने अपनी तलवार वापस रख दी और अपना हाथ उस सामंत पिशाच के सिर पर रख दिया। उसके बाद शौर्य ने उसकी सारी मेमोरी रीड करी और उसका सिर किसी पके फल की तरह पिचका दिया। शौर्य इतने पर नहीं रुका और उसने उसकी लाश को भी जला दिया। अब शौर्य को उसके पास की सारी जानकारी मिल चुकी थी। शौर्य ये जानकार भी हैरान था कि ये पिशाच यहाँ उसे ही ढूंढने आए थे और इस वक्त देश के कोने कोने में ये लोग शौर्य को ढूंढ रहे हैं। और अब शौर्य की गंध उन लोगों को मिल चुकी है, तो इस सामंत पिशाच की मौत का बदला लेने इसी ओर आ जाएंगे, भले उन्हें ये पता ना हो कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वह भी शौर्य ही है। अब क्या होगा आगे,